नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का इंसान सुबह आंख खोलता है तो सबसे पहले मोबाइल नहीं उठाता, सबसे पहले वो एक विचार उठाता है। कल की बात, आने वाले दिन का डर, किसी के कहे हुए शब्द, कोई पुरानी गलती, कोई अधूरी इच्छा, और ये सब बिना अनुमति दिमाग में घुस जाते हैं। धीरे धीरे ये विचार आवाज बन जाते हैं, इतनी तेज आवाज कि खामोशी में भी शोर सुनाई देता है। बाहर सब शांत है, कमरे में कोई नहीं, पर भीतर जैसे भीड़ लगी हो। यहीं से वह सवाल पैदा होता है जो हर इंसान खुद से रोज पूछता है लेकिन बोलता नहीं। मेरे दिमाग को आखिर हो क्या गया है? मनोविज्ञान इस हालत को बहुत साफ शब्दों में पहचानता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं, यह सोच नहीं है, यह जरूरत से ज्यादा सोच है। ओवर थिंकिंग। साधारण सोच वह होती है जो समाधान की तरफ ले जाए। जरूरत से ज्यादा सोच वह होती है जो एक ही बात को बार बार घुमाए बिना किसी नतीजे के, जहां दिमाग समस्या को समझने के बजाय डर पैदा करने लगता है। कई मनोवैज्ञानिकों का अनुभव कहता है कि जब इंसान किसी समस्या को एक बार सोचता है तो वह ताकतवर होता है, लेकिन जब वही समस्या 100 बार सोची जाए तो वही इंसान कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि तब सोच समाधान नहीं खोजती बल्कि संभावनाओं का खेल खेलने लगती है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं गलत हो गया तो, अगर लोग क्या कहेंगे तो, अगर भविष्य बिगड़ गया तो। यहां इंसान वर्तमान में नहीं रहता। वह या तो अतीत की गलियों में घूमता है जहां पछतावे उसका पीछा करते हैं, या भविष्य के अंधेरे रास्तों पर चलता है जहां डर पहले से खड़ा होता है। बीच में जो पल है वही छूट जाता है। गौतम बुद्ध इसीलिए बार बार कहते थे, दुख का जन्म विचार से नहीं, विचार से चिपकने से होता है। विचार आना स्वाभाविक है, विचार को पकड़कर बैठ जाना, उसी विचार को बार बार चबाना, वही पीड़ा बनता है। आज के मनोवैज्ञानिक भी यही कहते हैं। न्यूरोसाइंस बताती है कि जब कोई विचार बार बार दोहरता है तो दिमाग में एक न्यूरल रास्ता बन जाता है। जितना ज्यादा उस रास्ते पर विचार दौड़ता है उतना ही वह रास्ता मजबूत होता जाता है। फिर वही चिंता, वही डर, वही बेचैनी अपने आप चलने लगती है, इंसान चाहे या ना चाहे। यही वजह है कि कई लोग कहते हैं, मैं सोचता नहीं हूं, सोच अपने आप होती है, और बात सच होती है। मनोवैज्ञानिक इसे कहते हैं मेंटली एग्जॉस्टेड स्टेट। दिमाग बिना रुके काम करता रहता है, जैसे कोई मशीन जिसे बंद करने का बटन ही ना हो। ऐसे में इंसान बिना काम किए थक जाता है। उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं रहती, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन आ जाता है, और रात को बिस्तर पर जाते ही दिमाग सबसे ज्यादा जाग जाता है। खामोशी में भी सवाल उठते हैं, अंधेरे में भी आवाजें गूंजती हैं। गौतम बुद्ध ने बहुत सहज भाषा में इसे समझाया था। उन्होंने कहा था, मन को जब खाली समय मिलता है तब वह या तो स्मृति पैदा करता है या कल्पना। स्मृति अतीत की होती है, कल्पना भविष्य की। दोनों ही जगह दुख छुपा रहता है। शांति सिर्फ उस जगह है जहां तुम अभी हो। मनोविज्ञान भी इसी बात की पुष्टि करता है। कई शोध बताते हैं कि जिस पल इंसान वर्तमान पर ध्यान देता है, सांस पर, शरीर पर, सामने के दृश्य पर, उसी पल दिमाग की चिंता करने वाली गतिविधि धीमी हो जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि समस्याएं खत्म हो गईं, बल्कि इसका मतलब है कि इंसान समस्या से अलग खड़ा होकर उसे देखने लगता है। ओवरथिंकिंग की सबसे बड़ी पहचान यही है। दिमाग समाधान नहीं ढूंढता, बल्कि खुद को दोष देने लगता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जब इंसान लगातार सोचता है तो उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म होने लगता है, क्योंकि हर विचार अंत में एक सवाल छोड़ देता है, क्या मैं सही हूं? और जब यह सवाल रोज उठे तो भीतर से इंसान टूटने लगता है। गौतम बुद्ध ने इस टूटन को बड़े गहरे ढंग से समझाया। उन्होंने कहा, मन कोई दुश्मन नहीं है, समस्या मन नहीं है, समस्या मन के साथ अंधी पहचान है। जब इंसान ये मान लेता है कि जो मेरे दिमाग में चल रहा है वही मैं हूं, वहीं से पीड़ा शुरू होती है। यही बात आज के मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं। वे इसे कहते हैं कॉग्निटिव फ्यूजन, यानी विचारों के साथ इतना जुड़ जाना कि हम खुद और विचार में फर्क ही ना कर पाएं। तब हर नकारात्मक विचार हमारी पहचान बन जाता है। धीरे धीरे इंसान सोचने लगता है, मैं कमजोर हूं, मैं असफल हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, जबकि सच्चाई यह होती है कि ये सिर्फ विचार हैं, तथ्य नहीं। इसलिए गौतम बुद्ध बार बार कहते थे, विचारों को रोको मत, उन्हें देखो। नदी को बांधने की कोशिश करोगे तो वह और जोर से बहेगी।
लेकिन अगर किनारे खड़े होकर उसे देखो तो बहाव अपने आप चलता रहेगा और तुम सुरक्षित रहोगे। मनोविज्ञान इसे माइंडफुलनेस कहता है। बुद्ध इसे साक्षी भाव कहते थे। शब्द अलग हैं, लेकिन रास्ता वही है। इस क्षण अगर तुम महसूस कर पा रहे हो कि ये बातें तुम्हारी ही कहानी बता रही हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो। इसका मतलब यह है कि तुम इंसान हो, एक ऐसा इंसान जिसका दिमाग बहुत ज्यादा काम करने लगा है बिना विश्राम के। और यही वह जगह है जहां से बदलाव शुरू हो सकता है। इस शुरुआत का मकसद डर पैदा करना नहीं है। इसका मकसद यह एहसास दिलाना है कि जो तुम्हारे साथ हो रहा है वह असामान्य नहीं है। मनोवैज्ञानिकों ने इसे समझा है। गौतम बुद्ध ने इसे हजारों साल पहले देखा है और इसका रास्ता भी बताया है। अभी हमने सिर्फ एक दरवाजा खोला है। अभी हमने सिर्फ इतना समझा है कि ज्यादा सोच क्या होती है और यह चुपचाप जीवन को कैसे थका देती है। आगे हम धीरे धीरे यह भी समझेंगे कि इसका असर शरीर, रिश्तों और जीवन के फैसलों पर कैसे पड़ता है। और ठीक यहीं से आगे बात गहराती है, क्योंकि अब सवाल यह नहीं रहता कि ज्यादा सोचना क्या है। असली सवाल यह बन जाता है कि यह ज्यादा सोचना हमारे मन के साथ आखिर करता क्या है। जब दिमाग बिना रुके, बिना थमे, बिना सांस लिए सोचता रहता है, तो सबसे पहला असर चुपचाप पड़ता है। कोई शोर नहीं, कोई चेतावनी नहीं, बस अंदर ही अंदर मन थकने लगता है। बाहर वाला इंसान दिखता है सामान्य, चलता है, बोलता है, काम करता है, लेकिन भीतर एक आवाज धीरे धीरे फुसफुसाने लगती है, अब और नहीं। मनोविज्ञान कहता है कि जब एक ही समय में दिमाग बहुत सारे विचारों को संभालने की कोशिश करता है, तो उसकी निर्णय लेने की शक्ति कमजोर पड़ने लगती है। इसे कॉग्निटिव ओवरलोड कहते हैं, यानी दिमाग इतना भरा हुआ हो जाता है कि वह साफ सोच ही नहीं पाता। यही वजह है कि ज्यादा सोचने वाला इंसान अक्सर कहता है, मुझे पता नहीं क्यों, पर मैं बहुत थका हुआ महसूस करता हूं। और यह थकावट शरीर की नहीं, मन की होती है। गौतम बुद्ध ने इसी थकावट को बहुत गहराई से पहचाना था। उन्होंने कहा था, मन जब एक विचार से दूसरे विचार पर भागता है तो वह खुद को खो देता है, और जो खुद को खो देता है वह कहीं भी टिक नहीं पाता। यही मानसिक थकान की जड़ है। धीरे धीरे यह थकान एक और रूप लेती है। छोटी सी बात जो पहले आसानी से संभाली जा सकती थी, अब पहाड़ जैसी लगने लगती है। कोई छोटा सा सवाल, कोई मामूली गलती, किसी का एक शब्द, और दिमाग उसे बार बार उठाकर देखने लगता है। मैंने ऐसा क्यों कहा? अगर उन्होंने इसका गलत मतलब निकाल लिया तो? अगर यह छोटी बात आगे चलकर बड़ी बन गई तो? मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि ओवरथिंकिंग दिमाग की थ्रेट सिस्टम को लगातार चालू रखती है। मतलब दिमाग हर छोटी चीज को खतरा मानने लगता है, इसलिए छोटी बातें बड़ी बन जाती हैं। इंसान समस्या को नहीं बढ़ाता, उसका दिमाग उसे बढ़ाकर दिखाने लगता है। यहीं से एक और जहर अंदर उतरता है, डर। हर फैसले में डर। ज्यादा सोचने वाला इंसान जीता कम है, सोचता ज्यादा है। उससे कोई फैसला करना पूछ लो, चाहे वह बहुत छोटा क्यों ना हो, ये करूं या ना करूं, ये सही होगा या नहीं, अगर गलत हो गया तो? मनोविज्ञान कहता है कि जब इंसान बार बार अपने फैसलों पर शक करता है तो उसका दिमाग सुरक्षा चाहता है, विकास नहीं। इसलिए वह जोखिम से डरता है, बदलाव से डरता है और धीरे धीरे स्थिर हो जाता है। गौतम बुद्ध ने इसी डर को जीवन की जड़ बेड़ियों में से एक कहा था। उन्होंने कहा था, जब मन भविष्य में भटकता है तो भय पैदा करता है, क्योंकि भविष्य हमेशा अज्ञात होता है और अज्ञात मन को डराता है। धीरे धीरे यह डर इंसान को खुद से ही अलग करने लगता है। खुद पर शक शुरू हो जाता है, शायद मैं इतना काबिल नहीं हूं, दूसरे मुझे जितना समझते हैं मैं वैसा नहीं हूं, मेरे अंदर कुछ कमी है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि लगातार सोचने वाला इंसान अपने ही विचारों को सच मानने लगता है। उसे यह समझ नहीं आता कि विचार केवल मानसिक घटनाएं हैं, सच्चाई नहीं। यहां पर आत्मविश्वास सबसे पहले मरता है, क्योंकि आत्मविश्वास विश्वास से बनता है और विश्वास तब टूटता है जब हर बात पर शक किया जाए। बुद्ध ने इसी को कहा था, मन अगर असंतुलित हो तो वह खुद को ही चोट पहुंचाता है। दुश्मन बाहर नहीं होता, दुश्मन वही सोच बन जाती है जो बार बार खुद को नीचा दिखाती है। आत्मविश्वास ऐसे नहीं टूटता कि एक दिन में खत्म हो जाए, वह हर दिन थोड़ा थोड़ा रिश्ता है। जब इंसान किसी फैसले पर भरोसा नहीं करता, जब वह अपनी भावनाओं को गलत समझता है, तब भीतर से वह कमजोर पड़ने लगता है। बाहर उसकी हंसी बनी रहती है,
लेकिन अंदर उसकी रीढ़ झुक जाती है और यहीं पर असर मन से आगे बढ़कर शरीर तक पहुंच जाता है। क्योंकि मन और शरीर अलग नहीं हैं, वे एक ही तंत्र के दो रूप हैं। मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस दोनों साफ कहते हैं कि जब मन लगातार तनाव में रहता है तो उसका सीधा असर शरीर के नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। यही वजह है कि ज्यादा सोचने वाला इंसान अक्सर रात को बिस्तर पर जाता है तो शरीर थका होता है लेकिन नींद नहीं आती। आंखें बंद होती हैं पर दिमाग खुला रहता है, विचार दौड़ते रहते हैं, एक के बाद एक, नींद नहीं आती और अगले दिन शरीर और ज्यादा थका हुआ महसूस करता है। गौतम बुद्ध ने इसे बताया था, रात वह समय होती है जब मन सबसे ज्यादा सक्रिय होता है, क्योंकि तब बाहर की दुनिया शांत होती है। अगर दिन भर मन को समझा न जाए तो वही मन रात को हिसाब मांगता है। यही कारण है कि छाती में भारीपन महसूस होता है। कई लोग कहते हैं सब ठीक है, फिर भी दिल घबराया सा रहता है। मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि लगातार चिंता शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ा देती है। इससे सांस उथली होने लगती है, छाती में दबाव महसूस होता है, इंसान डरता है लेकिन डर का कारण पकड़ में नहीं आता। सिर दर्द भी इसी कहानी का हिस्सा है। बहुत बार डॉक्टर कुछ नहीं पाते, रिपोर्ट ठीक आती है लेकिन दर्द बना रहता है, क्योंकि यह दर्द मांसपेशियों का नहीं, सोच का होता है। दिमाग जब आराम नहीं करता तब शरीर उसका बोझ उठाता है। बेचैनी उस आग की तरह होती है जो दिखती नहीं पर जलाती रहती है। इंसान एक जगह बैठ नहीं पाता, कुछ अच्छा चल रहा हो तब भी दिमाग कहता है कहीं कुछ गलत तो नहीं होने वाला। बुद्ध ने इसे कहा था, अशांत मन, अशांत शरीर, और सबसे खतरनाक असर होता है बिना काम किए थक जाना। दिन भर कुछ खास किया नहीं, फिर भी शाम को लगता है कि ऊर्जा खत्म हो गई है, क्योंकि असली ऊर्जा शरीर नहीं, मन खर्च कर चुका होता है। मनोविज्ञान इस स्थिति को मेंटल फटीग कहता है। इसमें इंसान को आराम की नहीं बल्कि मानसिक स्पष्टता की जरूरत होती है, लेकिन वह उल्टा करता है। वह सोचता है शायद मैं कमजोर हूं, यही गलती होती है। बुद्ध का ज्ञान यहाँ बहुत स्पष्ट है। उन्होंने कहा था, मन को दोष मत दो, उसे समझो, क्योंकि जो मन आज तुम्हें थका रहा है वही मन सही दिशा पाए तो तुम्हें मजबूत भी बना सकता है। और अब बात उस मोड़ पर पहुंचती है जहां ज्यादा सोच सिर्फ मन और शरीर तक सीमित नहीं रहती, बल्कि चुपचाप हमारे जीवन और रिश्तों में जहर घोलने लगती है। यहां इसका असर सबसे ज्यादा खामोश होता है, लेकिन सबसे गहरा भी। सबसे पहले असर पड़ता है फैसलों पर। ज्यादा सोचने वाला इंसान जिंदगी को जीता नहीं, वो हर कदम से पहले उसे 100 बार तौलता है। कौन सा रास्ता चुनना है, ये सवाल सरल नहीं रहता। दिमाग तुरंत कहता है रुको, पहले और सोचो। यही और सोचो धीरे धीरे कभी मत चलो में बदल जाता है। फैसले टलते जाते हैं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। मनोविज्ञान कहता है कि ओवरथिंकिंग इंसान को एनालिसिस पैरालिसिस में डाल देती है। दिमाग इतना विश्लेषण करता है कि अंत में वह कुछ भी करने की हिम्मत खो देता है, और जब फैसले नहीं होते तो जिंदगी रुकने लगती है। गौतम बुद्ध ने कहा था, निर्णय से भागना भी एक निर्णय है और उसका परिणाम भी आता है, लेकिन ज्यादा सोचने वाला इंसान यह नहीं देख पाता। उसे लगता है कि वह सुरक्षित है क्योंकि उसने कोई जोखिम नहीं लिया। सच्चाई ये होती है कि उसने जीने का मौका खो दिया होता है। इसी के साथ मौके भी हाथ से फिसलने लगते हैं। कोई नया अवसर आया, कोई प्रस्ताव मिला, कोई रिश्ता सामने आया, लेकिन दिमाग ने तुरंत डर की सूची निकाल ली। अगर यह गलत निकल गया तो, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो, अगर लोग हंसने लगे तो। मौका वहीं ठहरता नहीं है, वह आगे बढ़ जाता है और इंसान पीछे रह जाता है, यह सोचते हुए कि काश मैंने उस दिन हिम्मत की होती। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि रिग्रेट का दर्द फेलियर से ज्यादा गहरा होता है, क्योंकि असफलता में सीख होती है, लेकिन पछतावे में सिर्फ आत्मग्लानि होती है। बुद्ध भी यही कहते थे, जो नहीं किया उसका दुख ज्यादा भारी होता है, जो किया और सीखा गया वह बोझ नहीं बनता। धीरे धीरे यह सोच रिश्तों तक पहुंच जाती है और यहां नुकसान और भी गहरा होता है। ज्यादा सोचने वाला इंसान दूसरों की बातों को सुनता कम है और अपने दिमाग की व्याख्या ज्यादा करता है। किसी ने साधारण सी बात कही, लेकिन मन ने उसके पीछे मतलब ढूंढ लिया। किसी का एक शब्द, एक चुप्पी, एक देर से आया संदेश, और दिमाग ने पूरी कहानी बना ली। यहीं से गलतफहमियां जन्म लेती हैं। वो जो कहा ही नहीं गया वो भी सच लगने लगता है। मनोविज्ञान इसे माइंड रीडिंग कहता है, यानी बिना प्रमाण के मान लेना कि दूसरों के दिमाग में क्या चल रहा है। नतीजा यह होता है कि रिश्तों में दूरी आने लगती है,
खुलकर बात करने के बजाय इंसान अंदर ही अंदर सोचने लगता है, उन्हें मेरी परवाह नहीं, मैं उनके लिए जरूरी नहीं, शायद गलती मेरी ही है। गौतम बुद्ध ने संबंधों को बहुत सरल भाषा में समझाया। उन्होंने कहा था, दुख तब पैदा होता है जब हम दूसरों से वही अपेक्षा रखते हैं जो हम अपने डर के कारण कह नहीं पाते। ज्यादा सोचने वाला इंसान बोलना नहीं सीखता, वह मान लेना सीख लेता है, और मान लेना रिश्तों को खामोशी से खत्म करता है। धीरे धीरे इंसान खुद को अकेला महसूस करने लगता है, भले ही 4 लोग उसके साथ बैठे हों। अकेलापन यहां लोगों की कमी से नहीं आता, समझ की कमी से आता है। क्योंकि जब इंसान लगातार अपने ही दिमाग में रहता है तो वह दूसरों के साथ मौजूद होते हुए भी उनसे दूर हो जाता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि ओवरथिंकिंग इमोशनल आइसोलेशन पैदा करती है। बाहर लोग होते हैं, अंदर इंसान अकेला होता है। बुद्ध से कहते थे, मन का जंगल, जहां इंसान खो जाता है और किसी को पुकार भी नहीं पाता। इस अकेलेपन में एक और दर्द जन्म लेता है, खुद से दूरी। इंसान धीरे धीरे खुद को नहीं पहचान पाता। वह सोचता है, मैं पहले ऐसा नहीं था, मैं इतना उलझा हुआ क्यों हो गया हूं? और फिर एक सवाल मन में गूंजता है जो सबसे ज्यादा चुभता है, मैं ऐसा क्यों हूं? यह सवाल साधारण नहीं होता, यह आत्म संदेह का बीज होता है। मनोविज्ञान कहता है कि बार बार खुद से यही सवाल पूछना धीरे धीरे सेल्फ वर्थ को खत्म कर देता है। इंसान अपने स्वभाव, अपने मन, अपनी संवेदनाओं को दोष मानने लगता है। बुद्ध ने इस दर्द को बहुत करुणा से देखा। उन्होंने कहा था, जो खुद से लड़ता है वह दुनिया से हार जाता है, लेकिन ज्यादा सोचने वाला इंसान यही लड़ाई रोज लड़ता है, बिना दर्शकों के, बिना आवाज के। अब सवाल आता है, अगर यह सब इतना नुकसान कर रहा है तो आज का इंसान इतना ज्यादा सोच क्यों रहा है? यही वह जगह है जहां समय की सच्चाई सामने आती है। आज का इंसान तुलना में जी रहा है, हर पल, हर जगह, किसी और की सफलता, किसी और की खुशी, किसी और की जिंदगी। दिमाग पूछता है, मेरे पास वो क्यों नहीं? मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि लगातार तुलना करने से इंसान का दिमाग स्कैर्सिटी मोड में चला जाता है। उसे हमेशा लगने लगता है कि वह पीछे है, कम है। बुद्ध ने तुलना को ईर्ष्या का बीज कहा था, एक ऐसा बीज जो मन की शांति को खा जाता है। इसके साथ सामाजिक दबाव भी जुड़ गया है। कैसा दिखना चाहिए, कितना कमाना चाहिए, किस उम्र में क्या हासिल होना चाहिए। इंसान अपनी गति भूल जाता है, वह दूसरों की चाल से खुद को मापने लगता है। फिर आता है भविष्य का डर। आज का दिन ठीक चल रहा हो तब भी दिमाग भविष्य की चिंता पैदा कर लेता है। अगर कल सब बिगड़ गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो। मनोविज्ञान कहता है कि भविष्य 3 का डर दिमाग को प्रेजेंट से काट देता है। बुद्ध कहते थे, जो अभी नहीं है उसके लिए आज दुखी होना सबसे बड़ी मूर्खता है। असफलता का डर सोच को और गाढ़ा कर देता है। इंसान गलती से इतना डरने लगता है कि कुछ करता ही नहीं, जबकि बुद्ध का दृष्टिकोण अलग था। उन्होंने कहा था, जो गिरना नहीं चाहता वह चलना बंद कर देता है। आज की दुनिया में एक और बड़ा कारण है जानकारी की अधिकता। हर समय कुछ नया पढ़ना, सुनना, देखना। दिमाग को आराम नहीं मिलता, खाली समय भी भरा हुआ होता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि दिमाग को खाली रहना नहीं सिखाया गया, और जब दिमाग खाली नहीं रहता तब वही ओवरथिंकिंग पैदा करता है। यही कारण है कि इंसान सोते वक्त भी चैन से नहीं है, जागते वक्त भी बेचैन है, और खाली समय में भी खुद से बचने की कोशिश करता है। ये सारी बातों को जोड़कर अगर एक सच्चाई देखी जाए तो साफ दिखता है, ज्यादा सोच आज के इंसान की कमजोरी नहीं है, यह उसके जीने के तरीके का परिणाम है। और यही समझ सबसे पहला कदम है। और अब यहीं से वह मोड़ आता है जहां बात सिर्फ समस्या समझने की नहीं रहती, बल्कि रास्ता दिखाने की हो जाती है। अब तक यह साफ हो चुका है कि ज्यादा सोच कैसे मन, शरीर, रिश्तों और पूरे जीवन को धीरे धीरे थका देती है। लेकिन यहां रुक जाना ही असली हार होती, क्योंकि अगर सोच हमें बांध सकती है तो वही सोच हमें मुक्त भी कर सकती है। बस तरीका बदलना पड़ता है। गौतम बुद्ध ने इस जगह पर एक ऐसा रास्ता दिखाया जो न लड़ने को कहता है, न भागने को। उन्होंने कहा था, विचारों को रोकने की कोशिश मत करो, उनके साक्षी बनो। यह वाक्य सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन इसकी गहराई समझ में आते ही इंसान के भीतर कुछ टूटता भी है और जुड़ता भी है। आमतौर पर इंसान क्या करता है? जब कोई नकारात्मक विचार आता है वह परेशान हो जाता है। वह सोचता है, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, यही गलती होती है।
मनोविज्ञान साफ कहता है कि जिस विचार से तुम लड़ते हो वह और ताकतवर हो जाता है। इसे रीबाउंड इफेक्ट कहा जाता है। जैसे ही तुम कहते हो यह सोच नहीं आनी चाहिए, दिमाग उसी सोच को जोर से पकड़ लेता है। बुद्ध ने इसीलिए कहा था, देखो, सिर्फ देखो, ना अच्छा न बुरा, न सही न गलत। साक्षी बनने का मतलब यह नहीं कि तुम ठंडे पड़ जाओ या भावनाएं खत्म हो जाएं। साक्षी बनने का मतलब है विचार को यह समझने देना कि वह तुम नहीं हो। विचार आ रहा है, ठीक है, वह डर का है, देखो, वह अतीत से जुड़ा है, बस देखो। जब इंसान पहली बार ऐसा करता है तो उसे अजीब लगता है, क्योंकि वह पूरी जिंदगी अपने विचारों के अंदर डूबा रहा है। अब पहली बार वह उनसे थोड़ा दूर खड़ा होता है। यहीं से दूसरा कदम अपने आप आता है, महसूस करना। अक्सर इंसान सोचता है, लेकिन यह नहीं देखता कि इस सोच का असर उसके शरीर पर क्या हो रहा है। छाती में कसाव, कंधों में तनाव, पेट में अजीब सी हलचल। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जब हम किसी विचार को शरीर में महसूस करते हैं तब दिमाग की पकड़ ढीली पड़ने लगती है, क्योंकि दिमाग भविष्य और अतीत में भाग सकता है, लेकिन शरीर हमेशा वर्तमान में रहता है। बुद्ध का यही तो पूरा मार्ग था, शरीर में लौटना, सांस में लौटना, इस पल में लौटना। उन्होंने कहा था, जब मन भटके शरीर को अनुभव करो, क्योंकि शरीर झूठ नहीं बोलता। फिर आता है सबसे कठिन लेकिन सबसे मुक्त करने वाला कदम, स्वीकार करना। स्वीकार करने का मतलब हार मान लेना नहीं है। इसका मतलब है इस पल जो है उसे लड़ना बंद करना। जब इंसान कहता है, हाँ इस समय मेरे मन में डर है, हाँ इस समय मैं उलझन में हूं, तो अचानक भीतर का संघर्ष कम हो जाता है। मनोविज्ञान इसे एक्सेप्टेंस कहता है, और रिसर्च बताती है कि जिन लोगों में स्वीकार करने की क्षमता होती है उनकी एंजाइटी धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि तनाव तब बढ़ता है जब हम अपने अनुभव के खिलाफ युद्ध छेड़ देते हैं। बुद्ध ने बहुत सीधे शब्दों में कहा था, जिसे तुम स्वीकार कर लेते हो वह तुम्हें बंदी नहीं बना सकता। दर्द तब तक दर्द है जब तक तुम उससे लड़ते हो। जैसे ही तुम कहते हो ठीक है, वह बदलने लगता है। अब यहां एक बहुत बड़ी बात आती है, प्रतिक्रिया न करना। यह सबसे गलत समझा जाने वाला बिंदु है। प्रतिक्रिया न करना मतलब चुप बैठ जाना नहीं है। इसका मतलब है तुरंत बहकर कुछ कर न देना। ज्यादा सोचने वाला इंसान क्या करता है, कोई विचार आया, उसी पल उसने खुद को कोस लिया। कोई डर उठा, उसी पल उसने फैसला बदल लिया। बुद्ध कहते थे, हर विचार पर काम करना जरूरी नहीं। कुछ विचार बस आने के लिए आते हैं, चलने के लिए नहीं। मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि विचार और व्यवहार के बीच एक छोटा सा अंतर होता है, उसे पॉज कहा जाता है। यही पॉज इंसान को आजाद करता है। जब तुम रुक जाते हो, देखते हो, महसूस करते हो, स्वीकार करते हो और तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, तो दिमाग की आदत टूटने लगती है और बिना जबरदस्ती, बिना संघर्ष के इंसान धीरे धीरे वर्तमान में लौटने लगता है। वर्तमान कोई दार्शनिक शब्द नहीं है। वर्तमान मतलब जो अभी सामने है। अब जरा इसे रोजमर्रा की जिंदगी में देखो। तुम ट्रैफिक में फंसे हो, पहले क्या होता था? दिमाग चिल्लाता था, मैं फंस गया, मेरी वजह से सब खराब हो जाएगा, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों? गुस्सा, बेचैनी, तनाव। अब साक्षी बनकर देखो, गाड़ियां खड़ी हैं, हॉर्न की आवाज है, तुम सांस ले रहे हो, ट्रैफिक वही है, लेकिन भीतर का युद्ध कम हो जाता है। मनोविज्ञान कहता है, घटना नहीं बदलती, आपका अनुभव बदल जाता है। ऑफिस में देखो, किसी ने ईमेल देर से भेज दी, पहले दिमाग ने कहानी बना ली, मुझे गंभीरता से नहीं लिया जाता। अब विचार आया, तुमने देखा, महसूस किया, कंधों में खिंचाव है, स्वीकार किया, हाँ मुझे बुरा लगा, और प्रतिक्रिया देने के बजाय रुक गए। अक्सर कुछ समय बाद सच सामने आता है, दूसरा व्यक्ति भी उलझन में था, रिश्ता बच गया, तनाव कम हो गया। रिश्तों में यही सबसे बड़ा चमत्कार होता है, जब तुम हर शब्द का मतलब अपने दिमाग से नहीं बनाते, बल्कि सामने वाले को देखने लगते हो। और रात अकेले कमरे में जब लाइट बंद होती है और दिमाग जागता है, यही बुद्ध का अभ्यास सबसे ज्यादा काम आता है। सोच आती है, तुम देखते हो, डर आता है, तुम सांस महसूस करते हो। धीरे धीरे मन को यह सीख मिलती है कि हर विचार पर दौड़ना जरूरी नहीं, और यहीं से नींद लौटने लगती है। मनोविज्ञान कहता है, माइंडफुलनेस अभ्यास से दिमाग की ओवर एक्टिव अवस्था शांत होने लगती है। बुद्ध कहते थे, जब मन वर्तमान में टिक जाता है
तो वही क्षण सबसे सुरक्षित स्थान बन जाता है। यह कोई जादू नहीं है, यह अभ्यास है, धीरे धीरे रोजमर्रा की छोटी छोटी स्थितियों में। और सबसे सुंदर बात यह है, इस रास्ते में तुम खुद से दुश्मनी नहीं करते, तुम खुद के मित्र बनते हो। अब तक यह समझ में आ चुका है कि विचारों के साक्षी बनना कोई अलग काम नहीं है, यह जीने का नया ढंग है। और यहीं से बात मुड़ती है उस जगह पर जहां लड़ाई नहीं होती, जहां मन को हराने की जरूरत नहीं पड़ती, बस उसे शांत करना शुरू किया जाता है। क्योंकि सच यह है कि मन बिल्कुल उस छोटे बच्चे की तरह है जो चिल्ला चिल्ला कर ध्यान मांगता है। अगर तुम उसे डांटो, दबाओ या अनदेखा करो तो वह और ज्यादा शोर मचाता है। लेकिन अगर तुम उसे स्नेह से देखो तो वह खुद चुप होने लगता है। शांति की शुरुआत बहुत बड़ा ध्यान लगाने से नहीं होती, किसी कठिन साधना से नहीं होती। उसकी शुरुआत होती है सिर्फ सांस को महसूस करने से। तुम जहां बैठे हो वैसे ही बैठे रहो, कुछ बदलने की कोशिश मत करो। बस ये देखो कि हवा भीतर कैसे आ रही है और बाहर कैसे जा रही है। न लंबी करने की जरूरत है न गहरी, बस जैसे है वैसा। कुछ ही पल बाद तुम्हें एहसास होगा कि मन अब भी इधर उधर भाग रहा है, लेकिन कुछ फर्क है। पहले वो तुम्हें घसीट कर ले जाता था, अब वो आगे भाग रहा है और तुम पीछे खड़े होकर देख रहे हो। यही वो पहली दरार है जहां से शांति भीतर आती है। क्योंकि जिस दिन इंसान अपने मन को देखने लगता है, उस दिन मन उसका मालिक नहीं रहता। फिर धीरे धीरे शरीर का एहसास जागता है। अक्सर हम सिर के भीतर जीते हैं, शरीर बस ढोने की चीज बन जाता है। लेकिन जब तुम बैठकर यह महसूस करते हो कि पैर जमीन पर कैसे टिके हैं, पीठ कैसे सहारा लिए है, दिल कैसे धड़क रहा है, तब तुम्हें पहली बार पता चलता है कि तुम सिर्फ विचार नहीं हो, तुम सिर्फ डर नहीं हो, तुम सिर्फ चिंता नहीं हो, तुम उससे बहुत ज्यादा हो। शरीर को महसूस करना तुम्हें वर्तमान में वापस लाता है। वहीं वर्तमान जहां न बीता हुआ पछतावा होता है, न आने वाले कल का डर। यही वो जगह है जहां मन शांत होने लगता है। क्योंकि मन का शोर हमेशा या तो बीते कल में होता है या आने वाले कल में। अभी में वो टिक ही नहीं पाता। और जैसे जैसे तुम अभी में रहना सीखते हो, तुम्हें एक नई बात समझ में आने लगती है। ये जो पल है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। समस्याएं हैं, हालात हैं, दबाव है, लेकिन इस क्षण में तुम सुरक्षित हो। सांस चल रही है, दिल धड़क रहा है, इतना काफी है। यहीं से इंसान वर्तमान को पहचानना शुरू करता है। वो समझने लगता है कि जिंदगी कोई दौड़ती हुई ट्रेन नहीं है जिसमें उसे बस लटक कर बैठना है। जिंदगी तो वही पल है जिसमें वो अभी मौजूद है, बाकी सब कल्पना है। और जब इंसान वर्तमान में टिकना सीखता है, तब सबसे बड़ा चमत्कार होता है, वो खुद से दोस्ती करने लगता है। अब तक उसने खुद से सिर्फ शिकायत की थी, खुद को कमजोर कहा, बेकार कहा, पीछे रह गया कहा। लेकिन अब पहली बार वो अपने ही भीतर बैठकर यह कहता है, ठीक है, मैंने गलतियां की हैं, लेकिन मैं अभी भी यही हूं, मैं अभी भी सीख सकता हूं। खुद से दोस्ती करना मतलब खुद को परफेक्ट मानना नहीं, खुद से दोस्ती करना मतलब खुद को समझना, अपने डर को दुश्मन नहीं एक संकेत मानना, अपनी उदासी को कमजोरी नहीं एक थकान मानना। और जब इंसान ऐसा करने लगता है, तब मन अपने आप धीमा पड़ने लगता है। फिर एक समय आता है जब इंसान सोच से मुक्त होने लगता है, पूरी तरह नहीं, लेकिन पहले जैसा गुलाम भी नहीं रहता। सोच आती है, जाती है, लेकिन पकड़ नहीं बनाती। और तभी जिंदगी की तस्वीर बदलने लगती है, फैसले साफ होने लगते हैं। पहले जहां 100 बार सोचना पड़ता था, अब अंदर से एक सीधी आवाज आती है, ये ठीक है, ये नहीं। क्योंकि अब फैसले डर से नहीं, स्पष्टता से होते हैं। डर कम होने लगता है, खत्म नहीं होता, लेकिन उसका जोर टूट जाता है। क्योंकि इंसान समझ जाता है कि सोच उसका सच नहीं है, वो सिर्फ एक बादल है जो आता है और चला जाता है। नींद धीरे धीरे लौटने लगती है, क्योंकि रात में अब मन दिन की लड़ाई दोबारा नहीं लड़ता। शरीर को लगता है कि अब खतरा टल गया है, अब आराम किया जा सकता है। आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता, किसी तारीफ या सफलता से नहीं आता, वो भीतर से आता है, उस भरोसे से कि मैं अपने मन को संभाल सकता हूँ। और यह भरोसा मिलते ही इंसान चाहे अकेला हो या भीड़ में, भीतर से स्थिर रहने लगता है। और सबसे बड़ी बात, जीवन हल्का लगने लगता है। वही जीवन, वही जिम्मेदारियां, वही लोग, लेकिन बोझ कम हो जाता है। क्योंकि अब इंसान हर बात को सिर पर नहीं उठाता। अब वो जानता है कि क्या पकड़ना है और क्या छोड़ना है। यही वो जगह है जहां इंसान सच में जीना शुरू करता है, न अतीत में फंसकर, न भविष्य में डरकर, बस अभी में, शांत, जागरूक और अपने आप के साथ।
और अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो समझ लो तुम रास्ते पर हो। मंजिल कोई और नहीं, यही समझ है, यही शांति है, यही असली जीत है। और अब इस मोड़ पर आकर मैं तुमसे किसी शिक्षक की तरह नहीं, किसी उपदेशक की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की तरह बात करना चाहता हूं जिसने वही महसूस किया है जो तुम महसूस कर रहे हो। इसलिए ध्यान से सुनना, क्योंकि ये शब्द शोर के लिए नहीं है, ये तुम्हारे भीतर उतरने के लिए है। तुम कमजोर नहीं हो। अगर तुम होते तो इतने सवाल नहीं पूछते। अगर तुम कमजोर होते तो बदलने की इच्छा तुम्हारे भीतर जल ही नहीं रही होती। कमजोरी वो होती है जो कोशिश से डर जाए, जो सच देखने से भाग जाए। तुम यहाँ हो, इसका मतलब है तुम लड़ रहे हो, और जो लड़ रहा होता है वो कभी कमजोर नहीं होता। और जो तुम झेल रहे हो ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई खराब दिमाग नहीं है, ये कोई किस्मत की सजा भी नहीं है। ये बस एक आदत है, सोचने की आदत, हर बात को मन में घुमाते रहने की आदत, हर पल खुद पर शक करने की आदत। और याद रखना, जो आदत बन सकती है वो बदली भी जा सकती है। तुमने सालों से मन को बिना ब्रेक के दौड़ाया है। अब अगर वो रुकने से मना करता है तो इसमें तुम्हारी नाकामी नहीं है, इसमें बस अभ्यास का असर है। जैसे शरीर को गलत तरीके से बैठने की आदत हो जाए, वैसे ही मन को भी गलत दिशा में दौड़ने की आदत लग जाती है। इसका इलाज अलग नहीं होता, बस दिशा बदलनी होती है। और हाँ, इससे बाहर आना पूरी तरह संभव है। मैं मजबूती से कह रहा हूं, उम्मीद देने के लिए नहीं, बल्कि सच बताने के लिए। क्योंकि बाहर कोई दरवाजा बंद नहीं है, कोई ताला नहीं लगा है। बस तुम इतने लंबे समय से उसी कमरे में बैठे हो कि तुम्हें लगता है यही पूरी दुनिया है। मुझे पता है, कई बार ऐसा लगता है कि कोई समझ नहीं रहा। लोग कहते हैं ज्यादा मत सोचो, और तुम्हें और बुरा लगता है, क्योंकि अगर ये इतना आसान होता तो तुम कब के रुक चुके होते। लेकिन सुनो, तुम्हें समझने वाला कोई बाहर नहीं है, वो तुम्हें खुद ही बनना पड़ेगा। और यही से अपनापन शुरू होता है। जब तुम खुद से भागना बंद करते हो, जब तुम अपनी हालत को छुपाने के बजाय स्वीकार करते हो, जब तुम ये मान लेते हो कि हाँ, मैं अभी उलझा हुआ हूं लेकिन मैं टूटा हुआ नहीं हूं, भरोसा धीरे धीरे लौटता है। दूसरों पर नहीं, पहले खुद पर। भरोसा कि मेरी सांस अभी चल रही है, भरोसा कि मैं अब भी नया रास्ता चुन सकता हूं, भरोसा कि मैं अपनी सोच नहीं हूं, मैं उसे देखने वाला हूं। और जब यह भरोसा जमने लगता है, तभी एक बहुत शांत लेकिन बहुत गहरा सच सामने आता है। जीवन सोच से नहीं बदलता, मौजूदगी से बदलता है। तुमने जितना सोचना था सोच लिया, जितने जवाब खोजने थे खोज लिए, लेकिन बदलाव वहां नहीं हुआ। बदलाव तब होता है जब तुम इस पल में होते हो, जब तुम पूरी तरह यहां होते हो, ना एक कदम पीछे ना दो कदम आगे। शांति कोई लक्ष्य नहीं है जो एक दिन मिल जाएगी। शांति वही है जो तुम अभी महसूस करते हो, जब तुम लड़ना बंद कर देते हो, जब मन को ठीक करने की जगह तुम उसे सुनते हो। शांति बाहर नहीं है, न किसी किताब में, न किसी व्यक्ति में, न किसी आदर्श जिंदगी में। शांति भीतर है, लेकिन शोर ने उसे ढक रखा है, जैसे धूल जमी हो शीशे पर। तुम्हें नया शीशा नहीं चाहिए, बस धूल हटानी है। और मन का मालिक बनना संभव है। इसका मतलब मन को चुप कराना नहीं है, इसका मतलब मन को समझना है, उसे दिशा देना है। जैसे तुम किसी बच्चे को सड़क के बीच अकेला नहीं छोड़ते, वैसे ही मन को भी बिना समझे इधर उधर नहीं भटकने देना होता। अब बात आती है आखिरी पल की, उस निर्णय की जो बहुत छोटा है लेकिन बहुत ताकतवर है। तुम्हें कल से सब बदलने की जरूरत नहीं है। आज से बस एक छोटी शुरुआत करो, एक पल में, एक सांस में। जब मन फिर भागे तो बस इतना कहो, अभी नहीं, बस इतना। आज यह तय करो कि तुम सोच के गुलाम नहीं बनोगे। सोच आए लेकिन राज नहीं करेगी, भावनाएं उठें लेकिन फैसले नहीं लेंगी। और सबसे जरूरी, आज शांति चुनने का साहस करो, क्योंकि शांति कमजोरों की नहीं होती। शांति उन लोगों की होती है जो खुद से भागना छोड़ देते हैं। तुम वही कर रहे हो, और यही काफी है। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई भाग दौड़ नहीं। सिर्फ इस क्षण में ठहर जाओ। इतनी देर से तुम जो सुन रहे थे वो किसी और की कहानी नहीं थी, वो तुम्हारी ही जिंदगी की गूंज थी। तुम्हारे भीतर चल रही वही आवाज जो रात को सोने नहीं देती, जो दिन में मुस्कुराने नहीं देती, जो हर खामोशी में कुछ ना कुछ बोलती रहती है। और शायद आज पहली बार तुमने उसे बाहर से देखा है। याद रखना, तुम कमजोर नहीं हो, तुम बीमार नहीं हो, तुम टूटे हुए नहीं हो। तुम सिर्फ ज्यादा सोचने की आदत में फंस गए हो। एक ऐसी आदत जो धीरे धीरे बनती है और इंसान को पता ही नहीं चलता कि कब वो अपने ही मन का कैदी बन गया।
लेकिन जिस तरह आदत बनती है उसी तरह आदत बदली भी जा सकती है। गौतम बुद्ध ने कभी मन को दुश्मन नहीं कहा, उन्होंने मन को गलत नहीं ठहराया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जब तुम मन के पीछे पीछे चलते हो तो दुख पैदा होता है, और जब तुम मन को देखना सीख लेते हो तो शांति अपने आप प्रकट होती है। देखो, सोच आना कोई समस्या नहीं है। समस्या तब पैदा होती है जब हम हर सोच को सच मानकर उसमें खो जाते हैं। एक ख्याल आता है, अगर ऐसा हो गया तो, और हम उस एक ख्याल पर पूरा जीवन खड़ा कर देते हैं। लेकिन आज तुमने देखा, ख्याल आते हैं, रुकते नहीं, जाते हैं, पूछते नहीं, फिर भी हम उन्हीं से डरते रहते हैं। सच ये है कि जिंदगी को बदलने के लिए सोच को मारना नहीं पड़ता, सोच से आजाद होना पड़ता है। और ये आजादी बाहर से नहीं आती, न किसी किताब से, न किसी इंसान से, न किसी मोटिवेशनल नारे से। ये आजादी आती है उस पल से जब तुम पहली बार खुद से कहते हो, मैं अपनी सोच नहीं हूं, मैं उसे देखने वाला हूं। यही वो मोड़ है जहां से जीवन हल्का होना शुरू करता है। यही वो बिंदु है जहां डर धीरे धीरे ढीला पड़ने लगता है, जहां फैसले साफ होने लगते हैं, जहां नींद वापस लौटती है, जहां सांसें गहरी होती हैं। तुम्हें अचानक कोई जादू नहीं दिखेगा, कोई चमत्कार नहीं होगा, लेकिन एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, पहले मैं छोटी छोटी बातों में टूट जाता था, अब नहीं। और यही असली जीत है। आज अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सब ठीक तो नहीं हुआ, लेकिन मैं थोड़ा हल्का जरूर महसूस कर रहा हूं, तो समझ लेना यात्रा शुरू हो चुकी है। हम ज्यादातर लोग जिंदगी को आने वाले कल की चिंता में खो देते हैं, या बीते हुए कल के पछतावे में। सर्वाइवल मोड का विज्ञान कहता है कि जब आप डरते हैं तो दिमाग आपकी ऊर्जा को सोचने से हटाकर भागने में लगा देता है। इस कारण आप गलत निर्णय लेते हैं, ज्यादा तनाव महसूस करते हैं और चीजों को बहुत बड़ा मान लेते हैं। लेकिन जैसे ही आप शांत होते हैं, अवेयरनेस बढ़ाते हैं, सांसों पर फोकस करते हैं, एमिगडाला शांत हो जाता है और दिमाग वापस नॉर्मल मोड में लौट आता है। बुद्ध की ध्यान पद्धतियां इसी पर आधारित थीं। वे कहते थे, जहां ध्यान जाता है शक्ति वहां जाती है। अगर ध्यान डर पर जाए, डर बढ़ेगा। अगर ध्यान समझ पर जाए, डर मिटेगा। बुरा समय हमें यही सिखाने आता है, समझ बढ़ाओ, अवेयरनेस बढ़ाओ, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। वास्तव में बुरा समय हमारा दुश्मन नहीं, हमारा शिक्षक है। मनोविज्ञान इसे ट्रांसफॉर्मेशनल फेज कहता है, एक ऐसा समय जिसमें इंसान खुद को नई नजर से देखने लगता है। और बुद्ध इसे अवकेनिंग फेज कहते थे, जागरण का समय। दोनों का अर्थ एक ही है। तुम्हें उठने के लिए कभी कभी गिरना पड़ता है, तुम्हें मजबूत होने के लिए कमजोर होना पड़ता है, तुम्हें अपना असली रूप देखने के लिए डर का सामना करना ही पड़ेगा। और यही असली समझ है। डर हमें रोकने नहीं, हमें दिशा देने आता है। डर कहता है, यहां कुछ नया सीखने को है। डर कहता है, तुम्हारे भीतर एक और बड़ी शक्ति छुपी है। अगर डर न हो तो हम कभी अपनी क्षमता को खोज ही नहीं सकते। अगर बुरे दिन न हो तो हम कभी साहस को पहचान ही नहीं सकते। अगर दर्द ना हो तो हम कभी शांति की कीमत को समझ ही नहीं सकते। डर की इसी परत को समझते समझते हम जीवन की उस सच्चाई तक पहुंचते हैं जहां हर इंसान अकेले खड़ा दिखाई देता है। और यहीं से शुरू होती है वास्तविक लड़ाई, क्योंकि दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं जिसने बुरे दिन ना देखे हों, कोई भी ऐसा नहीं जो अंधकार में ना गिरा हो। पर फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग वहीं टूट जाते हैं और कुछ लोग उसी अंधेरे में अपना नया जन्म पाते हैं। इसी मोड़ पर मुझे एक कहानी याद आती है। एक बिल्कुल सामान्य सा आदमी, शायद आपकी तरह, मेरी तरह, नाम था अमन। अमन की जिंदगी बाहर से अच्छी लगती थी, पर भीतर वह हर दिन टूट रहा था। नौकरी चली गई, रिश्ते बिगड़ गए, परिवार उम्मीदें खो चुका था। ऐसा लगता था कि दुनिया ने उसके चारों ओर एक दीवार खड़ी कर दी है और बाहर निकलने के लिए उसके पास न ताकत थी न हिम्मत। रातों में नींद गायब, दिमाग में लगातार हजारों विचार और दिल में एक ही सवाल, क्यों मेरे साथ? एक दिन वह अपने कमरे में अकेला बैठा था, खुद से नाराज, हालात से हार चुका और भविष्य से डरा हुआ। तभी उसकी नजर एक बहुत छोटी सी किताब पर पड़ी जिसमें बुद्ध के कुछ विचार थे। उसे पढ़ने की हिम्मत भी नहीं थी, पर एक लाइन ने उसे रोक लिया। तुम दुख इसलिए झेलते हो क्योंकि तुम उस चीज को पकड़कर बैठे हो जिसे छोड़ देना चाहिए। यह पढ़ते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर हाथ रख दिया हो।
उसे समझ नहीं आया कि उसकी तकलीफ दुनिया नहीं बढ़ा रही, उसकी तकलीफ वह खुद बढ़ा रहा है। वह उस नौकरी को पकड़े बैठा था जो जा चुकी थी, उन लोगों को पकड़े बैठा था जो उसकी जिंदगी का हिस्सा बनना ही नहीं चाहते थे। वह अपने पुराने रूप को पकड़े बैठा था, जबकि जीवन उसे कह रहा था, उठो, बदलो, आगे बढ़ो। अमन की कहानी सिर्फ अमन की नहीं है, ये हम में से हर उस इंसान की कहानी है जो अपने अतीत से चिपका हुआ है, अपनी तकलीफ को पकड़कर बैठा है और सोचता है कि दुनिया उसे सजा दे रही है। लेकिन सच ये है, दुनिया कभी कभी हमें सजा नहीं देती, हमें जगाती है। बुरे दिनों में हमारा मन हमें क्यों परेशान करता है? क्यों हर छोटी सी बात बड़े तूफान जैसी लगने लगती है? इसका जवाब बहुत गहरा है। मन हमें परीक्षा में डालता है ताकि हमें हमारी असली क्षमता दिखाई दे सके। बुद्ध ने कहा है कि मन एक बंदर की तरह है, वह कभी शांत नहीं रहता। अच्छे दिनों में वह हमें बहला देता है और बुरे दिनों में वह हमें डरा देता है, पर दोनों ही स्थितियों में वह हमें नियंत्रित करता है। और जब मन नियंत्रण में आ जाता है, व्यक्ति टूट जाता है। अमन भी टूटा, पर टूटकर ही वह समझ पाया कि जो मन उसे डर दिखा रहा था, वही मन अगर काबू में आ जाए तो जीवन बदल सकता है। धीरे धीरे उसने हर दिन बुद्ध के विचारों को पढ़ना शुरू किया, छोटे कदम उठाए। सुबह की 10 मिनट की शांति, दिन में हल्की सी जागरूकता, रात को अपने विचारों को लिखना। और कुछ महीनों बाद वही अमन जिसने सोचा था कि उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है, खड़ा हुआ, मजबूत, शांत और अपने जीवन का मालिक बनकर। यह कहानी सिर्फ आपको प्रेरित करने के लिए नहीं है, यह इसलिए है ताकि आप समझें आप भी अमन जैसे किसी मोड़ पर खड़े हो सकते हैं। और अगर वह व्यक्ति बदल सकता है तो आप भी बदल सकते हैं। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े युद्ध की जो बुरे दिनों में हर इंसान लड़ता है, अपने ही मन के साथ युद्ध। जीवन में बाहर की परेशानियां उतना नुकसान नहीं करती जितना आपके भीतर का तूफान करता है। जब हालात बिगड़ते हैं, मन 3 चीजें करता है। पहला, डर को बढ़ाता है। दूसरा, खतरे को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है। तीसरा, आपको भरोसे से दूर कर देता है। और ये तीनों मिलकर एक अजीब स्थिति बनाते हैं जिसे हम कहते हैं ओवरथिंकिंग। बुरा समय आते ही मन उस मशीन में बदल जाता है जो हर छोटी सी चीज को मायूस कर देती है। आप एक छोटी सी बात भी सोचेंगे तो मन उसे 10 गुना बड़ा कर दिखाएगा। जैसे कोई फोन ना उठाए तो लगेगा वो नाराज है, एक दिन काम खराब हो जाए तो लगेगा पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, किसी का मूड खराब दिखे तो लगेगा आपकी गलती है। बुद्ध ने कहा था, तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त भी बन सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। और सच यही है, बुरे दिनों में मन आपकी सबसे बड़ी परीक्षा लेता है। यही वह समय होता है जब मन आपकी हिम्मत, धैर्य और मानसिक शक्ति को टटोलता है। जीवन नहीं, लोग नहीं, भगवान नहीं, आपका अपना मन आपकी असली परीक्षा लेता है। मन यह देखता है कि आप अपनी तकलीफ को कैसे संभालते हो। क्या आप गुस्से में निर्णय लेते हो? क्या आप खुद को कमजोर मान लेते हो? क्या आप डर के आगे झुक जाते हो? या आप खड़े रहते हो, टूटते हुए भी, पर खड़े रहते हो, क्योंकि वही खड़े रहना आगे चलकर आपकी जीत बनता है। बुरे दिनों का एक और सच ये है कि तब हमारा मन हमें भ्रमित करता है। हमें लगने लगता है कि हम अकेले हैं, कि कोई नहीं समझ रहा, कि दुनिया हमारे खिलाफ है। पर वास्तविकता यह है कि बुरा समय सिर्फ इसलिए होता है ताकि हम अपनी असली ताकत पहचान सकें। ये एक दर्पण की तरह है जिसमें हम खुद को साफ साफ देख पाते हैं। जब सब आसान होता है हम अपनी शक्ति नहीं जानते, पर जब सब टूटता है तब पता चलता है कि हम किस मिट्टी के बने हैं। बुद्ध ने हमेशा यही कहा कि दुख का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि वह हमें बदलता है। दुख आपका दुश्मन नहीं है, दुख आपका शिक्षक है। और जो दुख को अपना शिक्षक बना लेता है वह अपनी जिंदगी को अपने हाथों में ले लेता है। इसलिए जब आपका मन आपकी परीक्षा लेता है तो डरिए मत। ये वही समय है जब भविष्य आपको मजबूत बनाने में लगा है। आप आज टूट रहे हैं, पर यह टूटना आपका अंत नहीं है। यह टूटना वह जगह है जहां से आपका नया जन्म शुरू होता है। एक बात हमेशा याद रखना, बुरा समय आपका चरित्र नहीं तोड़ता, उसे आकार देता है। आपको गिराने नहीं आया, आपको जगाने आया है। आपको हराने नहीं आया, आपको समझाने आया है कि आप उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था। और आखिर में यही बुद्ध का संदेश है, डर को देखने के लिए रुक जाओ, वह गायब हो जाएगा। उससे भागोगे, वह तुम्हारा पीछा करता रहेगा। इस जीवन में चाहे कितने भी बुरे दिन क्यों ना आए, चाहे कितनी ही टूटन क्यों ना हो, चाहे दिल कितना ही डर क्यों ना दिखाए,
याद रखना, डरो मत, क्योंकि अंधेरा आपको डराने नहीं आता, वह इसीलिए आता है ताकि आप अपने भीतर की रोशनी को ढूंढ सको, और यह रोशनी हमेशा हमेशा आपके भीतर ही होती है। जब हम ये समझ लेते हैं कि बुरा समय हमें तोड़ने नहीं आया बल्कि हमें भीतर से जगाने आया है, तब एक और महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या हम डर को हरा सकते हैं? क्या हम उस भय को मिटा सकते हैं जो हमें रातों की नींद छीन लेता है, जो हमारे अंदर विश्वास को खा जाता है और जो हमें अपनी ही परछाई से डरने पर मजबूर कर देता है? बुद्ध ने कहा था, डर से भागो मत, उसे समझो। और यही वह बिंदु है जहां समाधान का रास्ता खुलने लगता है। डर को हराने का मतलब उसे मिटाना नहीं है। डर को हराने का अर्थ है उसे स्वीकार करना, उसे देखना और फिर उसके ऊपर उठ जाना। एक्सेप्टेंस, ये शब्द जितना सरल लगता है उतना ही शक्तिशाली है। हम अक्सर दुख से लड़ने लगते हैं, डर से भागते हैं और अंदर के अंधकार को छिपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बुद्ध ने कहा, जिस चीज को तुम छिपाते हो वही चीज तुम्हें भीतर से नष्ट करती है। जब आप स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ मैं डर रहा हूं, तो डर अपना आधा असर उसी पल खो देता है, क्योंकि